इस पे नीलेश आया है क्या? नीलेश, तूने भी आंसर लिखा है ना इस पे? हाँ, अब खुला मेरा, यहाँ तब से माइक ही चल रहा था। हाँ, मैंने भी लिखा है। अच्छा डिस्कस नहीं किया हम लोगों ने, चलो मैं बोल देता हूँ एक बार। हाँ, तो मैंने हेगल का पहले तो वही कर रखा है। उसका थोड़ा सा वो इंट्रोडक्शन दे रखा है कि वो सोशलिस्ट ट्रेडिशन का है। बाकी मतलब वही कि रशिया का फिलोसफर था वगैरह वगैरह। बेसिकली उसका लिखा उसने कि स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। उसका मीनिंग यही है, एक तरह से वो जो गॉड है उसको रेशनल वो दे रहा है, व्यू दे रहा है कि मतलब कि जो स्टेट है वो रेशनल इंस्टीट्यूशन है, रेशनल गॉड का। बेसिकली यहाँ पे ये जो गॉड का सुपरस्टिशियस एलिमेंट है उसको वो रेशनल एलिमेंट बता रहा है एक तरह से। तो बेसिकली जब वो कहता है कि गॉड ने जो इवोल्यूशन का प्रोसेस बनाया है, जैसे अगर पहले वो नॉन लिविंग थिंग्स बनी, फिर लिविंग थिंग बनी, उसमें नेचर आया, फिर इवेंचुअली मतलब वो माउंटेन्स वगैरह आते हैं, फिर आखिरी में मैन आता है, फिर नेचर, फिर उसका सोसाइटी बनती है और इवेंचुअली स्टेट बनता है। तो उसका बोलना है जो स्टेट है, स्टेट इज द अल्टीमेट रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड, क्रिएशन ऑफ गॉड, जो कि जो है एंड ऑफ हिस्ट्री एक तरह से। तो बेसिकली यहाँ पे मेरे पीछे वॉइस तो नहीं आ रहा ना ज्यादा? नहीं। हाँ ठीक है, एक सेकंड आप कुछ पीछे। हाँ, तो बेसिकली जब एपिस्टेमोलॉजिकली जो वो बात कर रहा है, एपिस्टेमोलॉजिकली का मतलब ये है कि बेसिकली नॉलेज के बेसिस में जो वो बात कर रहा है, तो वो ये बोलता है कि जो भी रेशनल है वो रियल है, और जो रियल है वो रेशनल है। मतलब कि जो भी रेशनैलिटी के थ्रू, रीजन के थ्रू अगर कोई फैक्ट प्रूव हो रहा है तो वो रियल है, और अगर रियलिटी कुछ है तो वो रेशनैलिटी के थ्रू प्रूव भी हो सकती है। मतलब बेसिकली वो प्लेटो का जो कॉन्सेप्ट था आइडिया का, उसी को एक तरह से एडवोकेट करता है कि आइडिया इज रियल और आपका जो मैटर है वो रियल नहीं है। जो मार्क्स बोलता है। आगे उसके अलावा जब वो बोलता है कि हाँ, इसमें मार्क्स का क्रिटिसिज्म है पहला। तो मार्क्स ने क्रिटिसाइज करता है कि हेगल जो है अपने सर के मतलब ही स्टैंडिंग ऑन हिज, एक सेकेंड आप, हाँ, ही स्टैंडिंग ऑन हिज हेड। बेसिकली जब वो अपने पैरों पे खड़ा होगा तभी उसको दिखेगा कि मैटर जो है असली रियलिटी है, ना कि आइडिया। दूसरा, कार्ल पॉपर ने बेसिकली प्लेटो को क्रिटिसाइज करा था, लेकिन उसका जो व्यू है उसको प्लेटो को क्रिटिसाइज करने का, वो यहाँ भी यूज कर सकते हैं कि जो उसने कहा था कि प्लेटो इज द एनिमी ऑफ द स्टेट। तो अगर अगर हम हेगल की बात करें, हेगल अगर स्टेट को जो है गॉड का वो दे रहा है कि जैसे गॉड रेशनल है वैसे स्टेट भी रेशनल है, तो कहीं ना कहीं वो जो है उसको अल्टीमेट रियलिटी मान रहा है और अल्टीमेट बीइंग मान रहा है। तो वहां पे एक तरह से वो टोटलिटेरियन को जो है वो कर रहा है, मतलब इम्प्रेस करवा रहा है। और तीसरा, आ, जॉर्ज संटियागो ने, यहाँ सॉरी, पे एक सेकंड, यहाँ पे ये नहीं बोलना चाहिए एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी, आई थिंक इस पर्सपेक्टिव में बोला था ना कार्ल पॉपर सॉरी ने तो। सॉरी, मैंने गलत लिख दिया मैंने, एनिमी ओपन सोसाइटी, सॉरी मैंने गलत लिखा है वो। मैंने बाकी जल्दीबाजी में लिख तो दिया। हाँ और तीसरा, यार। जॉर्ज सल्टियाना का, जिसने कहा था कि जो हेगल है उसने जो भी पढ़ा, जो भी सुना अपने उसमें लाइफ टाइम में, उसने उसको डिस्क्राइब कर दिया, उसे लगा कि उसने पूरी यूनिवर्स को डिस्क्राइब कर दिया है। इसके अंदर थोड़ा सा मतलब अभी प्रेजेंट कंटेक्स्ट में हेगल को वो करा है, मतलब कंट्रास्ट करा है। कि अगर हम अभी देखते हैं तो पैंडेमिक के टाइम में जो है एक तरफ फेथ है, एक तरफ साइंस है। अगर हम फेथ के बेस में देखें तो जैसे मतलब चाहे आप हिंदू रिलीजन में देखो कि कुंभ मेला हो गया, या मुस्लिम में तबलीगी जमात हो गया, या फिर क्रिश्चियंस में आपका जो वो हो गया, जो चर्च है जो फ्लोरिडा में खुला हुआ था वो बंद नहीं कर रहे थे वो लोग। तो बेसिकली आप जहां भी देखोगे वहाँ फेथ जो है बहुत ही ब्लाइंड फेथ पे लोग फोकस कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो है हेगल का व्यू इस तरह से इंपॉर्टेंट है कि जो वो बात करता है ना कि फेथ या गॉड, उसको रीजन के थ्रू अंडरस्टैंड करना चाहिए, कि जो आइडिया है, आइडिया हैज टू बी अंडरस्टूड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन। तो वो यहाँ पे यूज हो सकता है कि अगर हम साइंस का यूज कर रहे हैं पैंडेमिक से लड़ने के लिए, तो अगर हम फेथ का भी यूज कर रहे हैं तो इट हैज टू बी बेस्ड ऑन द रीजन। अगर रेशनल नहीं है तो वो सही नहीं है। तो मैंने थोड़ा सा इस चीज से कॉन्ट्रास्ट कर रखा है। इसमें एक आर्टिकल भी था, अगर चाहिए तो मैं शेयर कर दूंगा, काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल था वो इसी चीज को लेके था कि पैंडेमिक के टाइम में जो आपका फेथ चल रहा है, दूसरी तरफ वो चल रहा है, आपका साइंस चल रहा है, और कैसे हेगल का जो कॉन्सेप्ट है वो अभी के टाइम में बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। मैंने उससे कॉपी किया था एक आर्टिकल से, मैं शेयर कर दूंगा इस वाले क्वेश्चन में। यार वो कोई मेरे को एक्सप्लेन कर सकता है क्या, जो कार्ल पॉपर ने प्लेटो को जो ये किया है, क्रिटिसिज्म किया है, वो तीन फैक्टर्स में किया, कुछ हिस्टोरिसिज्म और वो सब है, उसका मतलब क्या होता है? शांति वगैरह ने, किशन ने आंसर लिखा था शायद इसके। मैंने करा था। मैं भूल गया, रुक जाओ, फिर निकालने दो। हिस्टोरिसिज्म था, होलिज्म था, और तीसरा क्या था यार? यूटोपियनिज्म था एक। हिस्टोरिज्म का बेसिक मतलब तो वही होता है कि एवरी एक्शन या फिर एवरीथिंग इन द यूनिवर्स
सर्टन टेलियोलॉजिकल एंड होता है उसका। जैसे हेगल में जो दिखाया है ना कि स्टेट अल्टीमेट है, वैसे फ्रांसिस फुकुयामा बोलता है कि एंड ऑफ हिस्ट्री हो चुका है। मतलब एवरीथिंग इन द यूनिवर्स हैज अ सर्टन एंड जो आगे जाएगा। एंड आई थिंक प्लेटो भी वही करता है कि आइडियल स्टेट बनानी है अपने को। या होलिज्म का मतलब तो आई थिंक वही था कि वो होल को दे कंसिडर द स्टेट एज अ होल टू बी यू नो मोर इम्पोर्टेंट देन द पार्ट इट कंस्टिट्यूट। पहले तो मुझे लगता था कि वो WHO होल है, पर वो फिर मैंने देखा कि नहीं, वो एक्चुअली HOLI है। और कौन सा था मुझे हिस्टोरिसिज्म और एसेंशियलिज्म था। एक और भी था, चौथा भी था। तीन ही थे। नहीं चार थे, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था। तो होलिज्म बोलना वो एच है, लेकिन बोलना अपने को WHOLE वाला है ना। हाँ, मतलब उसी सेंस में बोलना है कि वो बेसिकली इंडिविजुअल को सैक्रिफाइस कर देते हैं फॉर द सोसाइटी या स्टेट। जैसे हम HOLY करके होली मानते हैं ना, तो वो वैसे वो स्टेट को होली मानते थे। और हिस्टोरिसिज्म मतलब टेलियोलॉजिकल एंड जो दे रहा है वो गलत है, मतलब ऐसा। या और कोई हिस्टोरिसिज्म आइडियोलॉजिकल यूज ऑफ हिस्ट्री नहीं था क्या? बेसिकली वही था कि वो जो मैंने आर्टिकल पढ़ा था उसमें यही था कि दे बिलीव्ड इन दिस, जैसे ट्राइबलिज्म पास्ट में होता था उसी चीज को रिप्रोड्यूस करे विदाउट डूइंग एनी चेंज। मतलब जिसको हम कहते हैं कि विच इज वेरी जो आई थिंक कट्टरपंथी भी कहते हैं मेरे ख्याल, जितना मुझे समझा आर्टिकल। मैं हिस्टोरिसिज्म बोल दूं क्या एक बार? हाँ बोलो। Historicism is the view that history is governed by historical laws or principles, and further that history has a necessary direction and end point. Then मतलब aim of historicism क्या होता है? तो aim of philosophy is to predict the future course of society and uncover the laws or principles that govern history. फिर सिमिलरली प्लेटो का वर्जन मैं डाल दूंगा ये चीज को। सर समझ गया। हमको ऐसा लग रहा है कि पिछले जो लॉज आपने हिस्ट्री का जो एनालिसिस करके जो लॉज बनाए उसका यूज अगर फ्यूचर प्रोटेक्शन में करो तो वो गलत हो जाता है, क्योंकि वो जरूरी नहीं वो सारे फैक्टर सेम रहे। पर वो यही मानते हैं कि वो जैसा हिस्ट्री में हुआ है वैसा ही होना चाहिए अभी। हाँ। और एसेंशियलिज्म का था कि पहले मैं पढ़ देता हूँ एक लाइन में कि they attach the task of pure knowledge to describe the true essence of things which is timeless and unchanging. इसका मतलब मुझे यही समझ में आया था कि I think this is also almost the same thing that they realize that the जो true essence है which is timeless and unchanging, मतलब almost similar to historicism कि जो essence है it still stays the same without the external factors जो कि हम देखते हैं कि चेंज हो जाते हैं पर वो मानते नहीं। मतलब आई थिंक इसको बेसिकली ऐसे कह सकते हैं कि कॉन्शियसनेस इज प्रायर टू एग्जिस्टेंस। आपकी जो एक एसेंस है ना, दैट इज दिस मोस्ट सुप्रीम नॉलेज, जिसको जैसे इंडियन उसके अंदर कहते हैं ना कि धर्मा होता है, लॉ ऑफ आवर बीइंग होता है, तो उसी सेंस में एसेंशियलिज्म है कि एक पहले ही सेट कोई क्राइटेरिया उसको फॉलो करना पड़ेगा, कह सकते हैं। और चौथा यूटोपियनिज्म है, वो तो पता ही। ओके। और कोई व्यू है क्या इसके अंदर? कुछ और ऐड करना चाहिए था? कॉल पॉपर का शायद पलाश तूने नहीं ऐड किया था ना? नहीं वही मैं सोच रहा था, कमेंट बोला तो मतलब ज्यादा नहीं करना ना, तो लगा। ठीक है, आई थिंक और तो कोई थिंकर थोड़ी याद आ रहा है किसी को। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। Marx treat individual primarily as a member of class, critically examine his प्रीवियस क्वेश्चन में देखना, एक और क्वेश्चन है हेगल के बारे में, नीचे वाला क्वेश्चन के अंदर ही देख सेकंड क्वेश्चन दिखा था मैंने। Contradiction is the very moving principle of the world। ठीक है, आई थिंक ये डायलेक्टिकल डाला है क्या? किसी ने लिखा नहीं है आंसर, लेकिन अब डिस्कस कर लेते हैं ना क्या स्ट्रक्चर रहेगा।
कोई लीगल का इंट्रोडक्शन वगैरह दे देंगे, उसमें क्या मेथड्स वगैरह ये बताइए वगैरह। और वो बता रहा है हिस्ट्री मूव होती है आइडिया की कंट्रडिक्शंस में, फिर वो तीन जो है यूनिटी ऑफ अपोजिट, नेगेशन नेगेशन, और वो वाला दे देंगे क्वालिटी क्वांटिटी। Correct. और क्या है? Quality changes into quantity. Quantity changes into quality. वो तीनों क्राइटेरिया हो गया ना डायलेक्टिक, डायलेक्टिक वो तीनों को ऐड कर देंगे। शायद एग्जांपल दे सकते हैं वो एल्ट्रुइज्म और यूनिवर्सलिज्म और इगोइज्म और पर्टिकुलरिज्म वाला, फिर बाद में एल्ट्रुइस्ट और यूनिवर्सलिज्म आ जाएगा, तो वो बता देंगे अपने एग्जांपल्स। करेक्ट। और फैमिली एंड स्टेट वाला ना। स्टेट ही है यूनिवर्सल और एल्ट्रुइज्म वाला। ठीक है। ठीक है, एंड और के क्या? हाँ मतलब और भी कुछ है। हाँ, और भी कुछ डालना पड़ेगा ना, इतने से तो शायद एक पेज से ज्यादा नहीं हो पाएगा। फिर क्रिटिसिज्म डाल सकते हैं। क्रिटिसिज्म तो बाद में आएगा, में मार्क्स भी और पूरा ही डाल सकते हैं। हाँ आई थिंक हिस्ट्री डायलेक्टिकल मूवमेंट ऑफ आइडिया बोलते हैं ना। हम्म। और क्या डालेंगे इसमें? हिस्टोरिसिज्म वाली भी जान सकते हैं अपन कि ही इज अ बिलीवर ऑफ हिस्टोरिसिज्म। हाँ ये भी आ सकता है। वो कार्ल पॉपर का वही हो गया ना, क्रिटिसिज्म हो गया वो, तो उसके लिए। हाँ वैसे अगर देखा जाए तो हीगल का जो कंसेप्ट है इसमें कहीं उसने आइडिया नहीं बोला ना, तो अपन मार्क्स भी यूज कर सकते हैं क्या, क्योंकि कंसेप्ट तो उसने भी यूज किया है लेकिन मैटर बोल के किया है। तो मार्क्स सेकंड हाफ में आएगा, मतलब कि बेस्ड ऑन द हेगल्स आइडियाज कार्ल मार्क्स हैज मतलब डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म दिया है, हाँ तो सेकंड हाफ में डाल सकते हैं एक्सप्लेन करने में हाँ क्रिटिसिज्म के बाद। तो हो जाएगा मेरे ख्याल से, मतलब और ठीक है ऐड कर लो और पॉइंट आते हैं समझ। और कोई पॉइंट्स है किसी के पास? कंक्लूजन क्या रहेगा लेकिन? इसमें एक और चीज आ सकती है, इस फुकुयामा वाला बोल सकते हैं अपन। उसने भी बेसिकली हेगल हैज इंस्पायर्ड हिम टू गिव दैट एंड ऑफ हिस्ट्री डिबेट जो दिया है ना उसने, वो इसमें मेंशन कर सकते हैं अपन की मूवमेंट हो रही है लेकिन अभी कैपिटलिज्म पे एंड हो चुका है मूवमेंट होना आगे। फिर शायद वो पॉपर से ही बोलना ठीक रहेगा ना फिर लास्ट वाला में, हिस्टोरिसिज्म गलत है वगैरह ऐसा कुछ। नहीं, अगर हम ये वाले पॉइंट को थोड़ा और सब्सटैंशिएट करें कि हिस्ट्री इज द मूवमेंट ऑफ आइडियाज, तो हमें इस पे क्या और कंटेंट लिखना चाहिए अगर इस स्पेसिफिक पॉइंट को सब्सटैंशिएट करना है तो? हिस्ट्री इज द मूवमेंट ऑफ आइडियाज। इसमें हम मार्क्स वाला वो भी चीज डाल सकते हैं ना, क्लास स्ट्रगल वाला, मतलब इट विल नेवर रिमेन सेम। आई थिंक वो प्रिमिटिव हिस्ट्री से लेके आगे बोलता है ना सोशलिज्म अब बन जाएगा, क्या था वो सीक्वेंस था पूरा उसका कार्ल मार्क्स का। प्रिमिटिव स्लेव सोसाइटी, फिर फ्यूडल हाँ और वो सोशलिज्म कम्युनिज्म 6। करेक्ट, तो ये चीज हम बोल सकते हैं उसमें कि हिस्ट्री आगे बढ़ती रहेगी। ऐसे जो संजय बोल रहा था उस हिसाब से वो शायद कंट्राडिक्शन वो बता सकते हैं कि उसके हिसाब से उसका कंसेप्शन एक तो आइडियल हो सकता है किसी के लिए, एक तो मटेरियलिस्टिक हो सकता है, लेकिन कंट्राडिक्शन उसमें ही रहता है। मतलब जो मैटर में अगर अगर पहले अगर आइडियल बता रहे तो आइडिया में ही उसका कंट्राडिक्शन छुपा रहता है, क्योंकि यूनियन ऑफ अपोजिट वाला है। वो शायद वो पहले वाले को एक्सप्लेन करेंगे फिर, और ओल्ड इमर्ज फ्रॉम न्यू, और फिर वो ऐसा बोलेंगे फिर कि न्यू मतलब ज्यादा ओल्ड न्यू को ज्यादा देर तक रोक नहीं सकता, ठीक है, तो वो डेवलप करेगा, जितनी ज्यादा क्वांटिटी उसकी बढ़ेगी तो वो क्वालिटी में चेंज हो जाएगा। मतलब उसके 3 मेथड से शायद उसको एलैबोरेट करना ठीक रहेगा। ठीक है, आई थिंक फिर नेक्स्ट में मूव ऑन करें। तो वो कंक्लूजन क्या फिर उसके इसी करना है क्या, अपना कार्ल पॉपर के इससे, या और कुछ पॉजिटिव नोट पे करना है? आई थिंक पॉजिटिव नोट पे कर सकते हैं, मतलब कि इतना भी बेकार प्रिंसिपल नहीं है ना ये। कोई अच्छा रहता क्रिटिसिज्म से एंड अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि कमेंट बोला है। अच्छा कमेंट बोला Like end of alienation led to the development of society.
लो। इंडियन कॉन्टेक्स्ट डाल सकते हैं क्या ऐसा? इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कुछ ज्यादा रहेगा? हाँ, इंक्रीज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। उसमें भी तो इनहेरेंट है ही, मतलब प्रॉब्लम्स। यार इंडिया में भी कुछ है ना, संवाद ऐसा कुछ बोलते हैं यार, मुझे याद नहीं आ रहा। डायलेक्टिक्स जैसा कुछ इंडिया में भी बोलते हैं ना फिलोसोफर। अच्छा अच्छा, हमारे कल्चर में ये बोलना डायलेक्टिक्स। हाँ मतलब तो शायद डायलेक्टिक्स पे इन्फोसाइज करना ज्यादा रहेगा सही, कि डायलेक्टिक्स विल लीड अस टू बेटर पॉलिसीज, बेटर ऐसा करके कुछ बोल सकते हैं। टॉलरेंट सोसाइटी काइंड ऑफ हम्म। निगोशिएशन, रैशनल निगोशिएटर बोल सकते हैं ना, ऐसा कुछ। ठीक है, उससे हो जाएगा शायद। चले फिर। क्वेश्चन था, Marx treats individual primarily as a member of class, critically examine his view on economic men, और दूसरा था मार्क्स का कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास। तो वृक्षाली ने लिखा है, और वृक्षाली, वैशाली लिखा है। तो बताइए इसमें पहले। यार वृशाली, अच्छा हाँ, ये सेकंड वाले उससे शुरू करो, फर्स्ट क्वेश्चन से। अच्छा हाँ, तुमने लिखा है, तुम पढ़ दो यार। मैंने सेकंड वाला लिखा है, फर्स्ट वाला किसने लिखा है क्या? मैंने फर्स्ट वाला लिखा है। हाँ, okay. तो मतलब मार्क्स का वही जेनरिक इंट्रो दे दिया कि कंसीडर द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिलोसोफर, क्योंकि उसकी थ्योरी एक्शन में आई थी, और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट लाइक ये यूएसएसआर इन चाइना। और then I wrote कि Marx is called his theory as scientific. He used the concept of dialectics used by Hegel. कि उसने dialectics को use किया to show that idea is false consciousness and matter is only real, thus refuting the dictum of Hegel that real is rational and rational is real. Marx says that Hegel is standing on his head. He has to stand on his feet to understand what is real. तो फिर मार्क्स जो है, मार्क्स हैज प्रोपाउंडेड द आइडिया ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म और मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, कॉन्ट्ररी टू हेगल्स आइडिया ऑफ मूवमेंट ऑफ आई सॉरी ये दो बार repeat हो गया, ठीक है, मूवमेंट ऑफ आइडिया एज हिस्ट्री। To the idea of historical materialism, Marx wanted to change capitalism and establish communism. He wanted to show that man was essentially an economic part of an economic class. So Marx argues that the first historical act, मतलब वो बेसिक क्वेश्चन था कि फर्स्ट हिस्टोरिकल एक्ट क्या रहा था मैन का, तो उसने ये चीज बोला है कि इट वाज एक्शन नॉट थिंकिंग। He believes that in order to make history one has to live, and in order to live one has to perform action. So Marx makes a distinction between manual and intellectual labor. Marx says that society can live without the work of intellectual, but not without the work of labor, thus criticizing scholars like Plato and Aristotle for creating a false consciousness, जिसमें आई थिंक थोड़ा और सब्सटैंशिएट करना चाहिए, जहाँ पे वो सुपीरियोरिटी देते हैं टू इंटेलेक्चुअल क्लास, और he brands this intellectual class as exploiters of the labor class. Marx also views society as division of labor, as he believes that people फॉर्म सोसाइटी फॉर द टास्क ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअल्स लोग जब प्रोडक्शन करने होते हैं तो फिर उन्होंने एक्सचेंज करना पड़ेगा, तो उसके लिए सोसाइटी बनाना पड़ेगा। तो एज प्रोडक्शन कैन नॉट बी डन अलोन, thus the basic structure of society is economic structure, and all relations are relations of production. However, Marx has been criticized for committing the guilt of historicism and use of ideology to explain history by Karl Popper, who termed Marx as an enemy of open society. He has also been criticized by scholars like Weber for taking monocausal nature of history. यहाँ पे आई थिंक एल्थीजर वगैरह का भी आ सकता था, लॉ ऑफ ओवर डिटर्मिनेशन वगैरह वगैरह। So although Marx is heavily criticized for this monocausal approach of the history, but scholars like Harrington have praised Marx as an excellent critique of capitalism and as the biggest supporter of the poor. ठीक है, बता दो इस पे कुछ कमेंट हो। और किसने लिखा है क्या इस पे?
वैशाली? यार मैंने लिखा है बट थोड़ा कंफ्यूज सा आंसर है। एक मतलब तुम लोग डिस्कस कर लो, उसके बाद मैं एक बार बता दूंगी। ठीक है, मतलब कोई और पॉइंट है अगर आपके पास ऐड करने को तो बता दो अभी। बस मुझे लगता है क्लास स्ट्रगल का थोड़ा बहुत ऐड कर सकते थे आपके आंसर में, बाकी तो है सब। Correct, correct. अच्छा आई थिंक मैं ये 2 मिनट हाँ अभी डिस्कस किया ना हाँ, कि हिस्ट्री जो मूव करती है आगे, आई थिंक फ्यूडल लॉर्ड्स से लेके मास्टर स्लेव, फिर लॉर्ड्स एंड सर्फ्स वाला, हम्म, वो एंड मॉडर्न टाइम्स में क्लास मतलब वर्कर्स एंड कैपिटलिस्ट, ये चीज़ हम दिखा सकते हैं इसमें डायरेक्टर मटेरियल के बाद में, ठीक है। क्योंकि वही क्वेश्चन है मतलब क्लास स्ट्रगल कैसा हो रहा है एंड हाउ इट इज कंटिन्यूइंग। एक्चुअली मैं सोच रहा था कि ईगल वाला थोड़ा सा और कम कर सकते हैं, जो मतलब स्टार्टिंग में दिया वो सही है, और थोड़ा कम हो जाए क्योंकि फिर वो मतलब स्पेस बच जाएगी अपना। वो क्लास इन इटसेल्फ एंड क्लास फॉर इटसेल्फ वाला जो था उसका दो, कि वो कॉन्शियसनेस डेवलप करता है, वो इस क्लास का बिलोंग करता है, और दूसरी क्लास वाला हमारा एक्सप्लॉइटर है, तो वो वाला भी ऐड करना चाहिए शायद। हाँ फर्स्ट पेज थोड़ा सा कट डाउन कर सकते हैं लग रहा है मेरे को भी। अच्छा एक और डाउट था मुझे इसमें, जैसे ये हम इकोनॉमिक मैन को वो एग्जामिन कर रहे हैं ना, तो इकोनॉमिक मैन में यंग मार्क्स के भी व्यूज इंक्लूड करने चाहिए क्या? मैं भी ये सोच रहा था। तो मैं इसलिए थोड़ा डाउट में आ गई थी, इसमें थोड़ा तुम लोग एलैबोरेट कर दो। यंग में आपसे कौन से व्यूज बोल रहे हो? एज इन की मतलब इनिशियली उसके जो व्यूज थे वो एलिनेशन वाले थे कि Alienation वाला। थोड़ा फ्रीडम एंड स्टफ ऐसा सब। कि मतलब ये जो सोसाइटी है इसने मैन को 4 चीजों में अलग कर दिया है, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन से एलियनेट कर दिया है उसको, फिर अपने लेबर से अलग कर दिया है, सोसाइटी से अलग कर दिया है, खुद से अलग कर दिया है। ऐसे मतलब वो एलियनेट कर रहा है, और मैन अभी ये नहीं है, मतलब फ्री नहीं है, और मतलब ऐसा है, मतलब वो अलग ही हो गया है अपने से, तो अपनी ट्रू ह्यूमन नहीं जी पा रहा है अपना जो है। हाँ, बट ये वाला पॉइंट इसमें थोड़ी रिलेवेंट होता हाँ वही इसमें confused है। बहुत मतलब lengthy हाँ हो जाता पूरा है। तो नहीं, बट एलियनेशन का थोड़ा लिख सकते थे, बट क्रिटिकली मतलब हाँ वही क्या कि करेंगे उसको। हाँ कुछ ऐड ऑन अगर मतलब करना चाहिए कि नहीं, कैसे कुछ 2-3 लाइन ऐसे सब। मतलब यंग मार्क्स से जैसे एक इकोनॉमिक और फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट भी है ना इस टाइम में, तो उसमें किसी को हाँ आइडिया है कि उसमें स्पेसिफिकली कंटेंट क्या था? यही है ना, एलियनेशन का ही है। हाँ मतलब क्लास स्ट्रगल और एलियनेशन। वही ह्यूमन नेचर की तो इसको डिस्क्राइब किया ना कि मैन इज सोशल और क्रिएटिव, और फिर एलियनेशन का ही डिस्कस किया। आई थिंक बिना मतलब यंग मार्क्स को लिखे हुए भी आई थिंक वो सब आइडियाज अपन डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत थोड़ी होता है। यार रिजल्ट तो लग रहा है। इकोनॉमिक मैन का कंसेप्ट दिया किधर है उसने, दोनों में दिया है या कुछ एक में दिया है? उसका नहीं आइडिया है ना। हाँ वही कंफ्यूजन। वो नहीं पता कंफर्म। तो वो हुआ अगर सिर्फ एक इसमें दिया हो तो, मतलब यंग मार्क्स वाले आइडियाज में दिया हो, तो फिर पूरा क्वेश्चन ही अपना अलग हो जाएगा। तो इकोनॉमिक अपन मैन का लिखते मतलब कोई नहीं है अलग है फिर क्या कौन मतलब? सा मार्क्स। मुझे लग रहा है इकोनॉमिक मन मतलब शायद एलियनेशन वाला है, मतलब पूरा नहीं कह सकता मैं। और अपने यहाँ पे पॉलिटिकल स्कॉलर्स है ना कई। और वो दोनों क्वेश्चन एक ही है क्या, या अलग अलग है? मतलब 2 क्वेश्चन लग रहे हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है। क्या डिफरेंस लग रहा है आपको क्लास? मतलब इकोनॉमिक मैन मतलब मेरे को लग रहा है ज्यादातर एलियनेशन के ऊपर है। एज एन इंडिविजुअल वो प्रोडक्शन के कारण जो नया कैपिटलिज्म उसमें वो अलग हो गया, लेकिन क्लास का जो चीज है वो तो वो जो अपना 6 उसने दिया है, मतलब प्राइमोडियल वाला जो था, और उसके बाद जो है वो तो हर एक इसमें क्लास में दिख रहा है अपने को। यार क्वेश्चन के अंदर ही दोनों को मर्ज करा है ना, कि पहले में बोला है कि मेंबर ऑफ क्लास है, क्रिटिकल एग्जामिन करना है व्यूज ऑन इकोनॉमिक मैन। आई थिंक तो लिंक ही है दोनों भी। हाँ यार सही है, ज्यादा सोच रहा हूँ फिर मैं। वैशाली आपने सेकंड वाले पे लिखा है ना? हाँ मैंने सेकंड लिखा। हाँ, एक बार उसका बता दो। स्टार्ट में मैंने बोला है कि मार्क्स हैज exerted decisive influence on all aspects of human endeavors and has transformed the study of history and society. Marxism ideology is derived from the name of the philosopher and it is an umbrella ideology. फिर राइट, थोड़ा वॉल्यूम आई थिंक कम आ रहा है आपका। okay.
अभी ठीक है? फिर नेक्स्ट ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास डिस्कस किया है मार्क्स ने इन हिज बुक वर्क द इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिक मैन्युस्क्रिप्ट। फिर हीगल और मार्क्स का कंपैरिजन लिखा है कि मार्क्स वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय हीगल एंड हीगल का ने जो स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया था वैसे ही मार्क्स ने क्लास का कॉन्सेप्ट दिया है एंड इट सिंबलाइजेस कलेक्टिव यूनिटी ऑफ ऑल मैन। जैसे स्टेट इज द अल्टीमेट यूनिटी ऑफ फॉर ऑल मैन फॉर हीगल, वैसे क्लास इज फॉर मार्क्स। Marx has given that every class produces its own ideas and operates within a particular economic and social system. फिर उसके बाद क्लास स्ट्रगल का कॉन्सेप्ट दिया है एंड देन जो भी वो हिस्टोरिकल टाइम से ये था वो सारा बताया है। Since historical times, class struggle, every society is divided into two classes: those who have own the means of production and those who sell their labor, so haves and have-nots. And this relationship has always been dialectical, meaning having inherent contradictions. Also, it is called the oppressor class and oppressed class. तो फिर जो ये था मतलब throughout history कैसे उनके नाम है master and slave, lord and serf, capitalist, workers. And फिर end क्या है कि in the words of Marx, history has been मतलब वही एक all societies is a history of class struggle. नेक्स्ट फिर जो okay, Marx has given call to all the workers of the world to unite and break the chains of exploitation. इस वाले इसमें फिर मैंने दो ऑपोजिशन मतलब कॉन्सेप्चुअल ये दिया है कि Marx has objected the middle class historians who say that class struggle has ended with rise of bourgeois and classical economists who say that capitalism is immutable. So instead, Marx says that the desire of the proletariats to bring equality will keep the class struggle alive. Further, Marx predicts that class struggle will not be a permanent feature of a society, and he says that the class struggle between capitalists will lead to a social revolution, that is socialism, and finally result into communism. फिर communism क्या होता है? It means end of capitalism and classless society. उसमें this is a society where means of production distribution are such that from each according to his ability to each as per his needs. Finally मतलब इनका ये concept इन्होंने दिया इसलिए था कि इनको social revolution लाना था, मतलब बताना था क्लासेस को, वर्कर क्लासेस को. तो मैंने ये बोला है कि मार्क्स हैज गिवन आइडियोलॉजी ऑफ, मतलब इन्होंने आइडियोलॉजी दिया, फिर मेथड दिया और कॉन्सेप्ट दिया, ये तीनों, एंड दिस इज अ स्ट्रेटेजिक गाइड टू ब्रिंग अबाउट सोशल रेवोल्यूशन. एक इसमें क्रिटिसिज्म हो सकता था, ऐसे मुझे मयंक ने ये दिया है कमेंट, वो शायद एंड से पहले ऐड कर सकते. और किसी का कोई इनपुट है क्या इस पे? जो आखिरी में कोट यूज करा था, फॉर ईच अकॉर्डिंग टू हिज कैपेसिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड, है कि वर्क है वहां पे? नीड ही होगा, नीड लिखा है. कम्युनिज्म में ये है, वर्क है, और इसमें नीड है कम्युनिज्म. तो मार्क्स ने दोनों चीजें बोली है, शायद ऐसे लग रहा है. डिफरेंस क्या हो जाएगा फिर? मतलब मेरे नोट्स में तो वर्क लिखा हुआ था. हाँ, मेरे भी इसमें था, लेकिन मैंने वो क्रॉस चेक कर रहा था क्योंकि वो सही नहीं लग रहा था. पलाश तुम क्या बोल रहे थे, वर्क कहाँ मेंशन है? सोशलिज्म में वर्क होना चाहिए और कम्युनिज्म में नीड होना चाहिए, क्योंकि कम्युनिज्म में वो नीड से आज़ादी देता है, जो ये रहता है अपना, और सोशलिज्म में आपको काम तो करना ही पड़ता है.
और कैपिटलिज्म में ये है कि आपको काम ज्यादा कराते हैं, लेकिन आपको उतना मतलब उसका रिवॉर्ड ज्यादा नहीं देते, तो ऐसे वो कम होते जाता है, ऐसा है। ठीक है, ठीक है। चेक कर लो तो। और कोई इस पे इनपुट है क्या? चलते हुए क्वेश्चन 3, it is not our consciousness that determines our existence, but our existence will determine our consciousness. ठीक है, मयंक ने लिखा है और निकुंज ने लिखा है। निकुंज है क्या यहाँ पे? आई थिंक यार ये पता नहीं निकुंज आ नहीं रहा है इसके अंदर, एक बार मैसेज डाल देना यार। मयंक है क्या? मयंक माइक तो ऑन है। हाँ, ट्वीट कर दे यार कोई इसका आंसर। Very ऑडिबल नहीं है यार मयंक। Mayank है। नहीं ऑडिबल नहीं है, उसका माइक में शायद कुछ प्रॉब्लम लग रहा है। एक बार आप लॉग उसको आउट होके वापस इन करो, शायद सही हो जाएगा। ठीक है, तब तक आंसर पढ़ दो यार। मैं पढ़ Marx, लूँ? Marx, हाँ, पढ़ो पढ़ो, वैशाली पढ़ो। Marx is one of the greatest political philosophers for the type of influence Marx has on both theory and practice of politics. Marx calls his theory as praxis, that is, combination of theory and action. In this very context, Marx has famously held that philosophers have turned to interpret the world. However, what matters is to change it. The above statement of Marx has to be seen in the context of Hegel's idea of dialectical idealism. Hegel has explained the formation of history in terms of dialectical movement of idea. To his idealist interpretation of history, Hegel reaches to an absolute idea, that is state. He terms state as the march of God on earth and demands complete obedience from people. Marx has criticized Hegel and suggested him to stand on his feet. Marx blames Hegel for propagating false consciousness. Marx has given the scientific explanation of history, where matter rather than idea is the moving force of history. Marx asserted that ideas are not basis of history, rather than part of superstructure, which is grounded in material structure. In Marx's view, history moves forward from one mode of production to the next, eventually leading to the establishment of a fully communist society. History's determinant endpoint. Along with Hegel, Marx has termed Plato as the biggest liar when he held that intellectual work had supreme importance. Marx advised to understand the conditions of our material existence. In Marx's view, thinking is inferior to action, as action is the first historical act. Society can survive without intellectuals but not without manual work. Marx has encouraged workers to understand the real situation and develop true consciousness. The true consciousness will convert them from class in itself to class for itself. In the words of Marx, workers of the world unite, you have nothing to lose except your chains. ये वैसे कोड तो एग्जिस्टेंशियलिज्म का है ना? इसमें लेनिन वाला ऐड कर सकते। लेनिन का क्या था? मार्क्स ने बोला है लेनिन का ये कि मतलब मार्क्स ने बोला कि कॉन्शियसनेस एक्सप्लॉइटेशन के कारण खुद ही आ जाएगी जब वो बढ़ जाएगा, लेकिन लेनिन ने बोला कि हम इंटेलेक्चुअल्स को यूज करेंगे और वो ये कॉन्शियसनेस फैलाएंगे, मतलब ऐसा।
और ऐड करना किसी पॉइंट? इसमें वो क्लास इन इटसेल्फ एंड क्लास फॉर इटसेल्फ ऐसा कुछ डाल सकते हैं क्या हाँ राइट। आखिरी में? डाला है ना, अच्छा ठीक डाला है। ठीक। अच्छा मेरे नोट्स में इसमें मतलब मैम का जो है बी आर अम्बेडकर का गांधी का दिया हुआ है, जो गांधी जी बोलते हैं ना हरिजन या फिर चिल्ड्रन ऑफ गॉड दलित को, तो अम्बेडकर ने उसको फॉल्स कॉन्स्टिट्यूशन क्रिटिसाइज करा हुआ है, तो एक पैरा उसमें लास्ट में आ सकता है। नहीं वो सही है, रेलेवेंट है। वैसे ये दलित को कोड हरिजन तो वाला ना। वैसे ये कोड जो है ना, ये जॉन पॉल सार्ट्रे का है, एग्जिस्टेंशियलिज्म करके। आई थिंक अपन उसमें पढ़ते हैं, साइमन डी और पढ़ते हैं ना फेमिनिज्म में, तो वहाँ पे हम एग्जिस्टेंशियलिज्म को यूज करते हैं, तो वहाँ पे ये चीज आता है। आई थिंक उसका रेफरेंस कौन किया है। किसी को कुछ याद है क्या, क्या लिख सकते हैं मतलब स्पेसिफिकली क्या लिखेंगे इसमें? इस बारे में वही सार्ट्रे का। वो बेसिकली ये है ना, एसेंशियलिज्म जो हमने पढ़ा है ना, तो उसमें वो बेसिकली क्या बोलते हैं कि एसेंस इज प्रायर टू ह्यूमन बीइंग। तो कहीं ना कहीं ये दिखाते हैं कि एक मैन जो है वो एक सोसाइटी में एक एम्बेडेड सेल्फ है, बट जब वो ये बोलते हैं कि नहीं हमारी एग्जिस्टेंस प्रायर है हमारी कॉन्शियसनेस से, तो वो कहीं ना कहीं इंडिविजुअलिस्टिक नेचर को दिखाते हैं मैन की। फिर से बोलने वाला एक बार। मतलब जो जब बोलते हैं ना कि कॉन्शियसनेस इज प्रायर टू आवर एग्जिस्टेंस, तो कहीं ना कहीं हम ये मयंक अभी भी नहीं आ रहा यार वॉइस, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो ये दिखाता है कि हमारी जो एग्जिस्टेंस कॉन्शियसनेस है ना, वो प्रायर है, मतलब लॉ ऑफ आर बीइंग है, वो सब चीजें ना वो प्रायर है, और इंडिविजुअल है उसका एक डेस्टिनी है, उसको उसे फॉलो करना है। तो वो जो टेलीलॉजिकल पर्सपेक्टिव है ना, कहीं उसको शो करता है। बट जब हम बोल देते हैं कि नहीं एग्जिस्टेंस इज प्रायर टू कॉन्शियसनेस, तो वो इंडिविजुअल नेचर दिखाता है, इंडिविजुअल प्रायर है और बाकी सोसाइटी और स्टेट जो है उसके बाद में आते हैं। इसमें शायद एंड में ये बोल सकते हैं कि वेदर आइडिया इज रियल और मैटर इज रियल इज वेरी कॉम्प्लेक्स टू मतलब अंडरस्टैंड एंड इवन इवैल्यूएट वगैरह कैसे करके पोस्ट मॉडर्निज्म ऐसा कुछ और डाल सकते हैं उनका, कि दोनों ही इम्पोर्टेंट है और दोनों ही हमारी रियलिटी को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। हो सकता है मॉडर्न। निकुंज ने भी लिखा है यार इसके ऊपर आंसर, मैं रीड कर पढ़ देता लेते हूँ। हो? हाँ मैं रीड कर देता हूँ फटाफट। Marx gives the statement in his concept of historical materialism. Marx wants to empower the working class. As per his concept, state, church, school, other institution is superstructure. As Marx believes that in every society, economic structure is basic structure. Superstructure is inherent in the base, not independent. According to Marx, which class control the basic structure? It controls the superstructure in the words of Marx. In every epoch, ideas of the ruling class is the ruling idea. Marx criticized Hegel on his notion that state is march of God. Marx held that God not made men, rather men made God. Marx tried to empower the working class. He says that philosophies of bourgeois class gave false consciousness through ideas, ideologies, and philosophical notions. Calls Hegel to stand on his feet rather than his head to understand true consciousness. In the given statement, it is our consciousness who determines our existence. Marx held that it is false consciousness, and our existence determines our consciousness. Held that it is a true consciousness. In context of Indian history, when Gandhi calls Dalit as Harijan, Ambedkar held that Gandhi spread false consciousness. I think वो जो 2 पॉइंट बोल रहा था और वो डाला है, थोड़ा एब्रप्ट एंड कर दिया लास्ट में। आई थिंक कंक्लूजन जो अभी कमेंट में डाला है ना, ये किसी ने डाला था अभी, वो बेस्ट है पोस्ट मॉडर्निज्म वाला, इट इज मैटर ऑफ डिबेट। करेक्ट।
और कोई इनपुट है किस पे? इसमें डिस्कोर्स भी लिख सकते हैं क्या अपन, मतलब दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द डिस्कोर्सेस। ये स्टेटमेंट है एज वन ऑफ द डिस्कोर्सेस। हाँ मतलब कौन सा कॉन्शियसनेस ट्रू कॉन्शियसनेस है, ये भी एक मैटर ऑफ डिबेट ही है ना, जैसे पोस्ट मॉडर्न बोला है। तो आई हाँ, थिंक डेरिडा, हाँ कौन कोई तो देता है ना वो डिस्कोर्सेस वाला कंसेप्ट, डेरिडा है क्या? नहीं डेरिडा तो वो था। नहीं नहीं, कोई और है यार, एक और बंदा है। नहीं बोला शायद। लियोटार्ड था ना? फोकू था क्या? फूको था, हाँ। मेरे को फूको लगा। तो डाल सकते हैं, मतलब फूको मतलब डिस्कोर्सेस बोलता है, सब चीज डिस्कोर्स। ठीक है। क्या फिर नेक्स्ट पे चलेगा? यार बस इसमें एक और मतलब वर्ड मेरे नोट्स में लिखा था कि दिस स्टेटमेंट रिप्रेजेंट्स कार्ल मार्क्स एपिस्टेमोलॉजी एंड ऑन्टोलॉजी। लिखने के लिए तो अच्छा लग रहा है वैसे। मेरे को इसका पता नहीं है, मतलब याद नहीं रहता दोनों वर्ड्स का। लेकिन लिखे तो एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा ना। हाँ, सिंपल वर्ड्स लिख के नहीं छोड़ पलाश सकता। ने बताया था ना, दोबारा रिपीट करना, मैं लिख ही भूल जाता हूँ। हाँ यार बता दे, मैं भी लिख लूँ इस चीज को। अरे एपिस्टेमोलॉजी मतलब नॉलेज एज अ बेसिस फॉर थियरी और समथिंग, सही है ना पलाश? कौन से, हाँ मतलब आइडिया जो है या फिर मैटर है, आप किस चीज को नॉलेज का अपना बेसिस बना रहे हो। और ऑन्टोलॉजी आपका पॉजिटिव मोटिव बताता है कि वो नॉलेज को आप यूज किस तरह से कर रहे हो। जैसे हीगल ने यूज करके उसको बोल दिया कि वो अपना जो स्टेट है वो मार्च ऑफ गॉड रहेगा, वैसा गॉड बता के उसको। लेकिन मार्क्स इसको क्लास कॉन्फ्लिक्ट से जोड़ सकता है मैटर का बता के। ठीक है, सही है। ठीक है, देन नेक्स्ट पे चले। किसी ने नहीं लिखा है। क्वेश्चन 4 फाइंड द नेक्स्ट है। Question 5, study of revolution is central concern of Western scholars from Aristotle to Marx. Comment. फोर्थ वाला डिस्कस कर लेते हैं ना, पहले एक बार जो सारे हैं उनको कर लेते हैं, फिर लास्ट में उसको कर लेंगे। छूट जाएगा बाद में। 12 क्वेश्चन है आज। 12 है। थक जाएंगे भी, करेंगे भी नहीं आखिरी में। हाँ तो फिर बाकी कंप्लीट हो भी नहीं। फिर ठीक है। Critically examine Karl Marx's idea of base and superstructure model. How is it different from Gramsci and other neo-Marxist scholars? ठीक है। नियो मार्क्सिस्ट में तो अल्थ्यूजर आएगा ना शायद, नहीं? ठीक है चलो सीक्वेंसली चलो, इंट्रोडक्शन इंट्रो बताओ कैसे करोगे। आई थिंक इंट्रो तो मार्क्स वाला जाएगा ना यार, वन ऑफ द मतलब इन्फ्लुएंस फिलोसोफर्स। एक जेनरिक वाला इंट्रो डाल सकते हैं, बहुत कुछ है। बॉडी कैसे स्टार्ट करोगे? बॉडी के पहले आई थिंक एक पैरा ये हीगल का डाल सकते हैं कि वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय जो डायरेक्टिकल मटेरियलिज्म वाला है, जैसे हीगल्स फिलोसफी से इन्फ्लुएंस हुआ है। ठीक है, हाँ वो चीज़ डाल सकते हैं कि वो डायलेक्टिक्स वाला जो आइडिया है वहाँ से उसने लिया है, एंड देन उसके बेसिस के ऊपर उसने हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का आइडिया दिया है कि दिस इज नॉट द मूवमेंट ऑफ आइडिया, रादर इट इज द मूवमेंट ऑफ मैटर। और फिर उसका वो पूरा हाँ फिर अपन उसका पूरा वो दिखा देंगे कैसे जो सोसाइटी है दैट इज अ मीन, बेसिकली अ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की वजह से ही सोसाइटी एस्टैब्लिश हुई है, और जो एक इंडिविजुअल का काम है ना, जो एक्शन है, वही सबसे इम्पोर्टेंट उसके अंदर एक्शन है एक ह्यूमन के लिए। करेक्ट, द सुप्रीमेसी ऑफ मैटर ओवर थिंकिंग या फिर एक्शन ओवर थिंकिंग। करेक्ट। तो फिर मतलब पहले ये एक्शन ओवर थिंकिंग कर दिया, फिर सोसाइटी को डिफाइन कर दिया कि सोसाइटी इज नथिंग बट रिलेशन ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो वहां से हमने सोसाइटी को एस्टैब्लिश कर दिया एज मतलब इकोनॉमिक रिलेशन के ऊपर ही सोसाइटी बेस्ड है, और ये एक तरीके से वो है, क्या नाम बोलते हैं, बेस जो है सोसाइटी का वो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है। करेक्ट, एंड एवरी अदर स्ट्रक्चर इज सुपर स्ट्रक्चर,
and dependent upon this. करेक्ट। क्या था वो? और बोल सकते हैं कि सुपर Rooted स्ट्रक्चर ही हाँ बोलो, फिर बोलो। मतलब हाँ बोलो। मिरर करता है उसको, रूटेड है वगैरह ऐसे बोल देंगे। Correct. ऑटोनॉमस नहीं है वो। हाँ, रिफ्लेक्शन ऑफ बेस है। करेक्ट, रिफ्लेक्शन ऑफ बेस है, और कोई चेंज लाना है तो फिर वो सुपर स्ट्रक्चर के लेवल पे नहीं आएगा। मतलब नेक्स्ट पैरा में ये चीज एक्सप्लेन कर देंगे, बेस पे रेवोल्यूशन आएगा, वो मनूवर वगैरह वगैरह वो चीज, ठीक है। और फिर अपन ग्राम्शी पे आई थिंक स्विच ओवर कर देंगे इससे, और फिर ग्राम्शी में एक्सप्लेन कर देंगे कि वो ग्राम्शी ने एनालाइज किया था कि इटली में क्यों रेवोल्यूशन नहीं आया। तो उसने ये चीज रियलाइज किया कि मार्क्स ने ना ओवर एम्फेसिस कर रखा है ऑन बेसिस ऑफ सॉरी इन टर्म्स ऑफ द बेस स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर वो अपना वो कॉन्सेप्ट देता है कि जितना इम्पोर्टेंट बेस का है उतना ही इम्पोर्टेंट सुपर स्ट्रक्चर का भी है, और अदर फैक्टर्स लाइक कल्चरल या आइडियोलॉजी इन सब का भी काफी अच्छा उसमें इन्फ्लुएंस रहता है। तो वो चीज कर देंगे। ग्रामशी से पहले लेनिन का नहीं आएगा? लेनिन का हाँ, थोड़ा बहुत एक पैराग्राफ तो ला भी सकते हैं। क्या लिखोगे लेनिन के बारे में? आइडियोलॉजी भी इम्पोर्टेंट है बोला था ना। क्या चीज? आइडियोलॉजी भी इम्पोर्टेंट है बेस के साथ साथ। करेक्ट करेक्ट। तो हाँ, ऐसा लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू लेनिन आइडियोलॉजी इज आल्सो पार्ट ऑफ बेस, मतलब इम्पोर्टेंट है वो भी इक्वली। अगर स्ट्रक्चर का ही पूछा है तो वहाँ पे लेनिन प्रेफर करता है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ना, तो यहाँ पे बेस स्ट्रक्चर ही इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है। यार मेरे को थोड़ा अटपटा नहीं हो जाएगा? मतलब पहले हम बीच में लेनिन ला रहे हैं और फिर अपन ग्राम्शी ला रहे हैं। पहले कौन सा? लेनिन डालना है तो लास्ट में डाल के एज ए क्रिटिसिज्म डाल दो कि उसने थोड़ा ये बोला है कि नहीं भैया आइडियोलॉजी भी इम्पोर्टेंट है। तो थोड़ा क्रोनोलॉजी ब्रेक हो रहा है कि मतलब एकदम मॉडर्न की तरफ चले गए फिर वापस ग्राम्शी की तरफ आ रहे हैं थोड़ा। लेनिन ग्राम्शी से पहले आया था। नहीं बाद में आया था ना ग्राम्शी के। मतलब ग्राम्शी बाद में आया था ना, क्योंकि हाँ। लेनिन ने 19 हाँ, ग्रामशी 1990 किया था। हाँ गलती होगी। तो शायद थोड़ा सा एक लाइन दे सकते हैं कि लेनिन ने स्टार्ट किया था, ग्राम्शी को भी ये लगा कि उसने भी कुछ किसी और से भी इन्फ्लुएंस होके बोला था, कुछ सेरो वेरो कुछ तो नाम था उसका, कि कल्चर भी इन्फ्लुएंस करता है, फिर स्टार्ट कर लेंगे अपन ग्राम्शी। बेनेडिटो क्रॉशे। हाँ ठीक है, फिर ग्राम्शी का फिर वो एक्सप्लेन कर देंगे। उसका 2 टायर उसने नहीं 3 टायर बताया उसने शायद। पहले वाले को कुछ इंट्रिकल स्टेट बताया, स्टेट ऊपर, बीच में सिविल सोसाइटी, लास्ट में बेस स्ट्रक्चर। इसमें वो वाला भी हाँ रिलेटिव ऑटोनॉमी, मैं यही वाला पॉइंट कह रहा था मैं। रिलेटिव ऑटोनॉमी वाला है ना, कार्ल मार्क्स ने भी एक पॉइंट एड्रेस किया है उसके अंदर 18th ब्रोमेर ऑफ लुइस बोनापार्टे कि उसके अंदर ऐसा स्टेट हो जाएगा जहाँ पे मतलब सब सोसाइटीज इक्वल होंगी, तो स्टेट वुड नॉट बी एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ कैपिटलिस्ट क्लास या सिंगल क्लास। डालना चाहिए गाइस। इसमें फिर एसबी डालना चाहिए या फिर वो लंबा हो जाएगा? हाँ वो भी है। ग्राम्शी का जो है नहीं, मतलब हेजीमनी वाला बोल रहा था। हाँ हेजीमनी डाल सकते हैं ना। मैं हेजीमनी को एक तरीके से कल्चरल फैक्टर्स जो हैं उन सबको मॉडर्न दिया है, आई थिंक उस पॉइंट से डाल सकते हैं, सही रहेगा। जो रिलेटिव ऑटोनॉमी का बोला किसी ने, उसमें और कोई स्कॉलर याद आ रहा है किसी को? मतलब क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है ना कि न्यू मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स, तो आई थिंक ये दो नाम तो डालने पड़ेंगे अपने को। अल्थूजर आएगा, और कौन है? अल्थूजर ने क्या बोला था किसी को? क्या लिखेंगे इस क्वेश्चन में? अल्थूजर ने बस वो इंटरपोलेशन वाला कंसेप्ट दिया था जो कि सिमिलर ही था हेजीमनी के, वही सेम चीज थी कि जो रूलिंग क्लास के आइडियाज होते हैं वही क्या होते हैं, डोमिनेंट आइडियाज होते हैं। आइडियोलॉजिकल कुछ दिया था ना इन्होंने। उसने ये बोला था कि लॉ ऑफ ओवर डिटर्मिनेशन भी दिया था, कि इसने कुछ ज्यादा ही इकोनॉमिक फैक्टर को बहुत ज्यादा ओवर डिटरमाइन कर दिया। इतना मतलब इकोनॉमी का इम्पोर्टेंस है बट इतना भी नहीं है जितना मार्क्स ने ले रखा था। तो इस पर्सपेक्टिव से अल्थूजर ने क्रिटिसाइज किया। उसके स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं था क्या? इसलिए बेस और सुपर स्ट्रक्चर वाले
एल्थुसर वाले में। सेम ही था, ग्राम्सी और एल्थुसर का आइडिया मतलब लिटरली सेम ही है, बस उसने नाम बदल दिया। ग्राम्सी ने हेजेमनी दिया है तो उसने वो इंटरपोलेशन वर्ड दे दिया, बाकी आइडिया मोर और लेस सेम ही है दोनों। ग्रामसी भी नियो मार्क्सिस्ट में आता है क्या? हाँ, ग्रामशी नियो मार्क्सिस्ट है। Father of neo-Marxism. करेक्ट, इनफैक्ट फादर ऑफ नियो मार्क्स। हम्म। तो शायद थियोरेटिशियन ऑफ सुपरस्ट्रक्चर शायद ग्रामसी को बोला है किसी ने। रिपीट करना। Theoretical? ग्रामसी को थियोरेटिशियन ऑफ सुपरस्ट्रक्चर शायद किसी ने बोला है। किसने बोला? मतलब वैसे बोल तो सकते हैं, बट कोई स्कॉलर है क्या तुम्हारे पास इस पे? नाम कुछ DOB कुछ तो था यार, N.DOB ऐसा कुछ तो था। एंड फादर ऑफ नियो मार्क्सिज्म किसने बोला है ग्रामसी को? बट लिख सकते हैं ना ऐसा? लिख सकते हैं, ये तो आई थिंक नोट्स में भी लिख सकते हैं, फादर ऑफ नियो मार्क्स। ठीक है। इसके बाद और क्या? रिलेशन आई थिंक कंक्लूजन ही आएगा बात तो। अरे नहीं, अदर नियो मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स बताओ ना कोई, तो मतलब इसमें लिखा है Robert Cox, maybe. व्हाट डिड ही से वरुण? Robert Cox. रॉबर्ट कॉक्स का स्ट्रक्चर क्या था? लाइक बेस या सुपर, क्या था उसका? He same like he also in his book like some society, state and economic structure also. There is a book of him. In that he mentioned, I think so. I will check and I'll post it. ठीक है, और कोई व्यू है केस पे? हाँ, वो मेरे को स्कॉलर मिल गया, वो था नॉरब्रेटो बॉबियो, जिसने इसको थ्योरेटिशियन ऑफ सुपरस्ट्रक्चर बोला है। डाल दो, कमेंट में डाल दो यार। ये नोट्स में लिखवाया है हमने? नहीं, नोट्स में नहीं है। कंक्लूजन इस लाइंस पे हो सकता है, जैसे कार्ल मार्क्स ने सिर्फ वही दिया था, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, तो ऐसा लिख सकते हैं कि ग्रामशी ने सेव किया है मार्क्सिज्म को फ्रॉम इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, और नियो मार्क्सिस्ट जैसे ही है। कर सकते हैं वैसा। ऑल्टरनेट कंक्लूजन क्या हो सकता है? क्रिटिकली एग्जामाइन बोला है तो थोड़ा क्रिटिसिज्म से होना चाहिए, बट आप जो बोल रहे हो वो भी अच्छा लग रहा है कि क्रिटिसिज्म करके फिर सॉल्यूशन भी बता रहे हैं। इग्नू के उसमें जो मुझे क्रिटिसिज्म दिखा है, हैरिंगटन का दिखा है, बट ही इज क्रिटिसाइजिंग बेसिकली फॉर मार्क्स, बिकॉज उसने कोई ऑल्टरनेटिव नहीं दिया था, उसने क्रिटिसाइज ही किया कैपिटलिज्म को, पर कोई ऑल्टरनेटिव नहीं। बट आई डोंट नो वो एक क्वेश्चन में वो क्रिटिसिज्म सेट होगा। इसको शायद स्ट्रक्चरलिस्ट का क्रिटिसिज्म दे सकते हैं, उन लोगों ने सिर्फ स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन किया है। ह्यूमन नेचर वगैरह भी हो सकता है, मतलब मैक्स वेबर, मोनो कैजुअल, ठीक है, ग्राम्सी टू। Can we compare like in conclusion like Hegel strategy is more like more strategic than Marx in like revolution? आई डोंट थिंक यार, हीगल तो स्टार्टिंग में आना चाहिए ना।
एंड में कहा यार not Hegel, like Gramsci. Gramsci हाँ is ग्राम more static. करेक्ट करेक्ट वेबर ने ये भी बोला है कि वो कैपिटलिज्म के बारे में बोला है कि वो इतने सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, वो मल्टी स्ट्रक्चर फैक्टर्स है, इट्स नॉट मोनोक्लॉजल और इवन टू क्लॉज, मतलब जो भी है कॉजल वाला मल्टीपल फैक्टर्स है, इसलिए सिंपलिस्टिक मॉडल में हम लोग उसको ये नहीं कर सकते, ऐसा करके शायद एंड कर सकते हैं। अल्थ्यूजर यही बोलता है ना। एल्सुदर को पता नहीं होता ज्यादा। अल्थ्यूजर ने भी यही बोला है, मल्टी स्ट्रक्चरलिज्म उसको बोलते हैं, मल्टीपल स्ट्रक्चर्स हैं। ग्रामशी एक को भी यही structure- कहते हैं, मल्टी स्ट्रक्चरलिस्ट। नहीं ग्रामसी ने शायद 3 ही बोला है ना स्ट्रक्चर। हाँ, ग्राम्सी के लिमिटेड है, वो सही कह रहा है। अल्थुइजर ने मल्टी स्ट्रक्चरल बोला है उसको। मतलब ग्रामसी ने 3 ही बोले ना, 3 लेवल 3 टायर स्ट्रक्चर। मतलब बेस हो गया और फिर सुपर स्ट्रक्चर हो गया, और सुपर स्ट्रक्चर से ऊपर आई थिंक स्टेट का बोला है उसने। नहीं, वो पूरा सुपर स्ट्रक्चर है, इंटीग्रल स्टेट बोल के, और सिविल सोसाइटी और स्टेट को अलग किया है। मेरे नोट्स में तो ग्रामशी को भी मल्टी स्ट्रक्चरलिस्ट का है। स्ट्रक्चर को अपन क्रिटिसाइज कर सकते हैं क्या? स्ट्रक्चर जो ये बोल रहा है तो वो ह्यूमन। हाँ, मतलब इसमें तो यार यही लिखा हुआ है कि टू लेवल स्ट्रक्चर दिया है ग्राम्शी ने, और अल्थुइजर जो है वो मल्टी स्ट्रक्चरल मॉडल दिया है। मेरे पास भी यही है यार। बाकी आई थिंक क्रिटिकल स्कूल के थिंकर्स भी उनको भी यूज कर सकते हैं। जैसा वो हेबरमास है, वो कहता है पब्लिक स्पेयर में इंटरैक्शन होना चाहिए, वो चीज लग सकते हैं। ठीक है, आई थिंक हो गया, काफी होगा। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें बस इंस्ट्रूमेंटली स्कूल और रिलेटिव ऑटोनॉमी स्कूल के एक दो स्कॉलर आने चाहिए बेसिक। ग्राम्स अल्थुइजर तो कवर कर लिया अपन ने, लेकिन पॉलंजर या फिर मिलीबैंड दोनों आना चाहिए थोड़ा सा इसमें। रिलेटिव ऑटोनॉमी में वो भी डाल सकते हैं, हमजालवी, ओवर डेवलप। मतलब क्वेश्चन में स्पेसिफिकली पूछा है ना स्कॉलर, इसलिए डालने चाहिए 1-2-4 तो। सही बोल रहा। ठीक है, राइट, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। सुषमा ने लिखा, वरुण ने लिखा। वरुण क्या लिखा है यहाँ पे? Varun, can you read your answer? Like I'll add any extra points if I have some. Varun? I'll read. I will read. I started with definition of state. Like state is the core theme of political. Am I audible? Yeah, audible. Yeah, and I gave idea of Lasky, like every thinker is child of his time, and then I started with Aristotle, like his status quo is pragmatist and realist, and through his theory of state, like and merit-based lexical order, it is unjust to treat equal and unequal. Like he was more concerned about status quo, and he divided carefully so that revolution doesn't take place, and he chose the middle class to be the ruler. He derived such that way, and later on Hobbes he was influenced by Puritan revolution. So his ideas were like pessimistic about human nature. That decided his ideas, like I and fear were born together, and then and can resist the state when state takes life arbitrarily without following rule of law. And then I came to Locke. Locke was influenced by glorious revolution, which impacted him in optimistic view of human nature, and he gave like a social contract theory that way, like and for the rights like liberty, property for himself, and right to hold arms for revolution in case of foreign rule and breach of free natural rights.
And then Rousseau, I came to Rousseau, like Locke, I think human nature is has rational and has this understand pain of others, like he can understand in Locke that way. And Rousseau, he is termed as father of French Revolution. Like he was concerned about more inequality in the society, because he gave the concept of general will, and man is becoming like deprived animal without thinking. So although he gave the idea of revolution, but he was feared of the violence. This was criticized by Barker, like French Revolution. He criticized French Revolution in his book, like French Revolution and its impact on surrounding, like European. Some book I didn't mention it. It's same like French Revolution and its impact on the others, like. And then I came to Marx. Like Marx used revolution as a means. For them, all of them, like Hobbes and Locke, that was like influence. For him, it was means to achieve his classless society. And then blood. For him, revolution is like bloodshed, violence, overthrow. Then that's it. Conclusion. Like some used revolution as means, some use that it has an influence. That's it. Thus, explain. I discussed the same points, but I have some additions also. Like since the question is asking us to comment, I wrote how these studies have been inaccurate. Like you can go to third page. Yeah. So the disintegration of USR, it has proved that Marxian theory doesn't necessarily end in end of history, but it proved that Marxism is dustbin of history. And I've also shown how it failed in case of Britain, where the imperialist aspect was not expected by Marx. And I've also taken it in context of Russia, where Lenin has used the modified theory of revolution. He was successful in bringing the revolution, but he was not successful in ending the state. Instead, the state was more strengthened, and totalitarian state has been established under Stalin. And I've also taken it in context of other Western nations where a theory of revolution has failed, even when the capitalism was in advanced stage, because these countries have adopted welfare policies in their country. And in the conclusion, I've said that study on revolution, however, has been immensely helpful because it helped us in understanding the genesis of revolution and thereby helping the state to take proactive steps to prevent the revolution. And I gave some examples like affirmative action and the fundamental rights with the reasonable restriction. So Varun, what was the difference between Locke, Rousseau, Revolution, and Marx you gave now? What? Evolution of? डिफरेंस बिटवीन Between Locke and लॉक का और जो रूसो का आपने वो Locke दिया और है. Marx. And Locke was influenced by like glorious revolution for him. But see, as Rousseau thought that like French authoritarianism created inequality in the society, he suggests that and like monarchy is there, right, in France. So he suggested revolution should take place without violence, and he was like careful like about taking revolution. But his ideas didn't fall, were implemented in the French Revolution. That was criticized by Barker. Like to establish a federation, like and like egalitarian society, he suggested revolution. That's it. But he was afraid of rebel. That's it. His ideas were that way.
Did I address your question? हाँ Huh? और कोई हाँ एडिशन हो मतलब सकता एक्चुअली मेरे है? को I think we can add some alternate point also. Like the question is saying that all these scholars from Aristotle to Marx have the study of revolution as their central concern. There are some scholars who didn't discuss about revolution also. Like we don't find such a discussion in Machiavelli, etc. So maybe we can add that alternate point. Also. हाँ हाँ वो वाला है। इसका इंट्रो कैसे करेंगे वैसे? मतलब इन लोगों ने डायरेक्ट हिस्ट्री से किया वैसे ही करना है या थोड़ा कुछ रेवोल्यूशन के बारे में बोलना है? Introduction I gave, like, although there is a continuous change in the political philosophy of Western scholars, starting from philosophical methods of Plato to empirical study of Machiavelli and ultimately the behavioral study of present day, one thing has remained central to their study, that most of the scholars base their most of the scholars focused on the study of revolution. इसमें एक जो इन्होंने एग्जाम्पल दिया था वो कम्युनिज्म का था ना, तो इधर डाल सकते हैं, ऑल्दो सबसेट है बट स्पेसिफिकली क्या मतलब? ये वाला जो एग्जाम्पल है ना सबसे ऊपर, डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, तो ये इधर डाल सकते हैं क्योंकि बेसिकली तो कम्युनिज्म फॉलो करता था ना यूएसएसआर, उसका डिसइंटीग्रेशन हुआ तो मार्क्सिज्म का सबसेट है, बट स्टिल अगर सिर्फ इस पे पूछा है तो आई थिंक वी शुड स्टिक टू मार्क्सिस्ट। किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया उन्होंने डिसइंटीग्रेशन वाला? देखना है, दिखाना है ना संजय? लिखा कहाँ है डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर? हाँ यही अरे ये डिसइंटीग्रेशन। So I've used it in the context that all the theories, all the studies that have been done by these scholars may not necessarily be accurate. तो इसके लिए वो कोट नहीं है कि मार्क्सिज्म इज द हैट दैट एवरीवन हैज, वो वाला नहीं है सब पेन के? वो सोशलिज्म के लिए अच्छा ठीक है। एसएम जॉर्ज है ना? हाँ बोलो पलाश। नहीं मतलब ये वाला कि मार्क्स और एरिस्टोटल सबने रेवोल्यूशन का दिया है और सबने एक फैक्टर थोड़ा सा मतलब एक तो इनइक्वालिटी और एक्सप्लॉयटेशन को मेजर फैक्टर माना है, और एक तो उनकी मेजर कंसर्न इसको लेके थी, रेवोल्यूशन को लेकर, ईदर दे डिफेंडेड इट और दे सपोर्टेड इट और वाज अगेंस्ट इट। एक तो स्टेटस कोइस्ट थे या फिर वो रेडिकल थे, तो ऐसा कुछ हो सकता था। आई थिंक ये सुषमा ने मेरे ख्याल से इसको बेटर लाइंस पे एंड किया है कि इनकी जो स्टडीज थी सबकी हेल्पफुल रही थी और इन्होंने एनेबल किया है हमें मतलब हमारे आज के मॉडर्न स्टेट को टू अंडरस्टैंड द जेनेसिस ऑफ ऑल दीज इनइक्वालिटीज, और उसके लिए प्रोएक्टिव स्टेप्स लेने के लिए भी एक तरीके से प्रिस्क्रिप्शन दिया है। आई थिंक फिर उन्होंने वो वेलफेयर स्टेट और अफर्मेटिव एक्शन, ये फंडामेंटल राइट, तो वो सब चीजें मेंशन कर सकते हैं। मतलब it is best conclusion for मतलब this. हाँ, उनके आइडियाज से हम लोगों ने मतलब प्रिस्क्रिप्टिव भी है और डिस्क्रिप्टिव भी है कि वो क्या कैसे सिचुएशंस में रेवोल्यूशन होगा, इसका भी आइडिया देते हैं और ये भी बताते हैं कि कैसे उस रेवोल्यूशन को अवॉइड किया जाए। और मॉडर्न स्टेट जो है, जो जो सक्सेसफुल स्टेट है, उन्होंने उस चीज को इनकॉर्पोरेट किया और हम देख रहे हैं कि वो अच्छे चल रहे हैं। बस उसमें शायद वो इनइक्वालिटी और वाला ये एक्सप्लॉयटेशन वाला ऐड कर देंगे कि वो मेन प्रॉब्लम समझे और फिर उसको Correct. एड्रेस करने के लिए उन लोगों ने ये सारे मेजर्स अपनाए। करेक्ट करेक्ट, वो दो आई थिंक लिख के और फिर उसके ऊपर जो इन्होंने पॉइंट्स लिखे हैं वो डालकर आई थिंक अच्छा कंक्लूजन हो जाएगा इस पे। चलते फिर नेक्स्ट। Question was Marx on alienation.
examine in detail Karl Marx's reason for ending alienation and reaching the stage of de-alienation. इसमें मेरा और सुषमा का आंसर ऑलमोस्ट सेम लाइन पर ही है, तो मैं जल्दी बता देता हूँ, टाइम बहुत हो गया है। ज़्यादा कुछ है नहीं, जो बेसिक इंट्रोडक्शन है। मार्क्स फ्रॉम रेडिकल सोशलिस्ट कन्विक्शंस के लिए जाना जाता है। वो किसे शुरू किया, फिर उसने हीगल से हेल्प ली है, मतलब हीगल पे बेस्ड है कि वो, बट उसने वो डिफर भी करता है हीगल से, तो वो मैंने बता दिया नेक्स्ट में। और उसके बाद आई जंप टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, वो थ्योरी ऑफ एलिनेशन क्या है, किस पे बेस्ड है। ह्यूमन नेचर पे बेस्ड है, तो मैन इज सोशल एंड मैन इज क्रिएटिव। वो दोनों पॉइंट्स एक्सप्लेन करने के बाद बताया कि वो एलिनेशन कैपिटलिज्म की वजह से होती है, और फिर मैंने वो 4 बता दिए forms of alienation. Alienation from activity of production, from the object produced, from society or from human identity. और फिर मैंने solutions दे दिए, जो क्या revolutionary overthrow होना चाहिए, क्योंकि capitalist system objectify करता है लेबर को और dehumanize करता है, and communism को करेक्ट करता है सोसाइटी, where they can work according to the revolution, we are according to them. इसमें मैंने एक और वो ऐड किया था, एक क्रिटिसिज्म कि मार्क्स को बोला जाता है कि कम्युनिज्म के लिए कि वो बहुत यूटोपियन है, क्योंकि कम्युनिज्म नेवर केम इनटू एग्जिस्टेंस। वो मैंने कमेंट्स में ऐड कर दिया था कि, पर ऐसा कहना भी सही नहीं है कि कम्युनिज्म कैन नेवर बिकम ट्रू, बिकॉज उसका भी मार्क्स ने दिया था सोल्यूशन कि अगर हम सरप्लस प्रोडक्शन करें तो थ्रू मशीन्स, तो हम उस चीज को, जो कंपटीशन है या फिर जो हीगल का क्या दिया आपने? हीगल का मैंने सिर्फ वही दिया था ना कि उसकी जो एलिनेशन की थ्योरी थी वो हीगल से इंस्पायर्ड थी, पर हीगल ने सिर्फ ये कहा था ना कि जैसे ही इंसान दुनिया में आता है तो वो सीधा एलिनेट हो जाता है गॉड से, विच इज बेसिकली वो जो थियोलॉजिकल स्टडी है। थियोलॉजिकल स्टडी इज बेसिकली जो हम रिलीजियस स्टडीज में पढ़ते हैं, इसी चीज को ही हीगल भी प्रमोट करता था, पर मार्क्स ने उसमें वो क्लास एंटेगनिज्म और कैपिटलिस्ट सोसाइटी का एलिमेंट डाला था कि वो नहीं, वो इकोनॉमिक फैक्टर्स से भी डिपेंड करता है, इसलिए इट डिफर्स फ्रॉम हीगल थ्योरी ऑफ एलिनेशन। मुझे शायद एक फ्यूबर बैग का ही पता है, वो उसने बोला है कि मतलब वही मैंने बताया था, गॉड वाला, गॉड को देख के मुझे वीकनेस फील होती है, तो गॉड के कारण ही मुझे एलियनेशन फील हो रहा है। तो मतलब मार्क्स ने बोला कि नहीं, सिर्फ काफी नहीं है। तो हेगल ने मतलब गॉड के पर्सपेक्टिव में मतलब गॉड के सेपरेट हो गए इसलिए एलियनेशन हो गया, और वो फ्यूरबाग उसके अपोजिट में बोल रहा है कि मतलब गॉड को देख के एलियनेशन हो रहा है। Yeah, I have added his Marx ने point, और but I put it in same line that both the theories have been based on God. I guess if you put it in one line. Yeah, you're right. Second paragraph. मेरा आंसर भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, except that at the end I've elaborated a bit more on it. कंक्लूजन यार क्या दिया इसके अंदर थोड़ा? इसमें बुक का नाम दिया था क्या, इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिक मैन्युस्क्रिप्ट्स? या वो स्टार्टिंग में दे दिया। हाँ वो इसने दिया। आई थिंक इसको इस लाइंस पे एंड कर सकते हैं ना कि इसकी मतलब थ्योरी भले ही इतने सक्सेसफुल हो नहीं पाई कम्युनिज्म वाली, मतलब कोई ऐसा स्टेट एस्टेब्लिश नहीं हो पाया जहाँ पे एलियनेशन बिल्कुल एंड हो सके, बट इट हैज एड्रेस्ड स्लाइटली, मतलब थोड़ा बहुत एड्रेस किया है बाय मेकिंग कैपिटलिज्म मोर ह्यूमन इन फॉर्म ऑफ वेलफेयर स्टेट, ऐसा करके एंड कर सकते हैं। या सही लगा। I think that would be यार एक और चीज, एलिनेशन का करंट रेलेवेंस डाल नहीं सकते क्या? मतलब इवन आजकल जो आईटी वगैरह चल रहा है इतना कॉम्प्लेक्स कैपिटलिस्ट, न्यूक्लियराइजेशन ऑफ फैमिली।
हाँ मतलब दैट इज देयर, बट आई एम सेइंग अबाउट इंडस्ट्रीज. आजकल के इंडस्ट्रीज तो और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है. मतलब इफ आई एम वर्किंग इन IT इंडस्ट्री और एनी कंपनी, आई डोंट नो कि फाइनल प्रोडक्ट कैसे दिखने वाला है. तो करंट रेलेवेंस पे कोई स्कॉलरली कमेंट नहीं है क्या? Yes. It is just giving examples for the theory, no? Like not a new point. Hello? Yeah, Akshay, I was asking you, I mean, whatever examples that you're giving, it is just example for theory or you are saying something new? नहीं, आई एम सेइंग एग्जांपल फॉर थियरी इन द करंट कॉन्टेक्स्ट. मतलब जो आजकल MNCs वगैरह है, दे आर इवन मोर कॉम्प्लेक्स, इवन मोर एलिनेशन इज देयर. तो दिस थियरी इज वेरी रिलेवेंट इन टुडेज टाइम्स. इसके ऊपर आई एम वेरी श्योर कि किसी ना किसी न्यू मार्क्सिस्ट स्कॉलर ने दे मस्ट हैव कमेंटेड समथिंग. मतलब वी कैन राइट रिलेवेंस इन आवर ओन वर्ड्स, बट अगर किसी स्कॉलर ने बोला है, न्यू मार्क्सिस्ट कोई भी हो, सुनना पड़ेगा वैसे बोल. अच्छा, एक एथिक्स में अपन ने कोई स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म पढ़ा था ना, वो डाल सकते हैं? मतलब उसमें कैपिटलिज्म के जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो सबके मतलब स्टेक होल्डर्स में जो सोसाइटी है इन लार्ज, आपके जो वर्किंग क्लास है, आपके जो कंज्यूमर्स है, सबके मतलब वेलफेयर को लेके वो डिसीजन लिए जाते हैं. तो ये आई थिंक पॉजिटिव में हुआ ना, पॉजिटिव में हुआ ना ये? पॉजिटिव में बात कर रहे हैं, मतलब ये पॉजिटिव ही है, मतलब वैसे ही गाइड करने के लिए बोल रहे हैं ना. हाँ, एज अ सोल्यूशन तो अच्छा, दे सकते हैं. एज अ सोल्यूशन सही है. Herbert Marcuse, one dimensional man. केमिस्ट्री वाला. वेरी रिलेवेंट पॉइंट, ये डाल सकते हैं अपन. हर्बर्ट मार्क्स सही है, फंडामेंटल. राइट. आई थिंक फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, इस पे हो गया डिस्कशन. हर्बर्ट मार्क्यूस से नया ही स्कॉलर है ना, न्यू मार्क्सिस्ट ही है ना. हाँ, न्यू मार्क्सिस्ट है, उसकी बुक भी लिख दी हो, वन डायमेंशनल में. तो उसको आई थिंक कंक्लूजन कर सकते हैं ना उसके नाम से, कि रिसेंट टाइम में भी ऐसा वी आर सीइंग कि, है ना. Okay, next पे चलते हैं फिर. Question number 7. According to Gramsci, hegemony is primarily based on organization of consent. Comment. मोनिका ने लिखा है, वरुण ने लिखा है. इसका आंसर है ये. मोनिका का आंसर पढ़ दूं मैं? Gramsci was considered father of neo-Marxists. He was influenced by French scholar Benedetto Croce and Machiavellian Karl Marx. I think No, Italian scholar. Sorry. Benedetto Croce. Yeah. Okay. His strategy is considered more clever than Marx and similar to Gandhi. His key principle is cultural hegemony. With zeal to discourse, the link between Marxism and theory of revolution came to conclusion that Marx overemphasized on economic materialism. Example, he ignored cultural aspect. Marx, who gave base and superstructure model, emphasized on base structure, that is economic structure, and superstructure as mere reflection of base structure. Gramsci proposed economic structure, civil society, and state. As per Gramsci, purpose of state is to protect interest of capitalist class, while state represent coercive force. Civil society being the first line of defense by using power of attraction for capitalist way of life or values. For this attraction, Gramsci used the term hegemony based on attraction through consent. Example, British state worked on coercion. Gandhi worked on the force of attraction. The continuation of capitalism is done through generating consent in its favor, where ideas become common sense, that is way of life. This consent is manufactured by civil society by intellectuals. To further explain the classification of intellectuals as organic intellectuals, which are connected to dominant class that manifests society by generating value. Lifestyle that helps in perpetuation of capitalism.
Traditional intellectuals like Church, they work in nexus for generating consent and appear autonomous. Gramsci used the same principle to give the two stage of revolution, war of possession and later war of maneuver against the political state. As per Bipin Chandra, Gandhiji used the war of possession as counter hegemony by generating consent against benevolent despotism, by promoting Indian way of life or Swadeshi through the national movement, which eventually culminated into maneuver by giving independence in Quit India movement. Thus, hegemony established of Leadership. leadership of dominant Of class, dominant, which yeah. involves continuous transition, negotiation, and enlightenment. किसका आंसर था ये? ये वरुण, मोनिका नहीं, मेरा अच्छा तुम्हारे आंसर था क्या? मैं वही सोच रहा हूँ, वो वरुण तो है यहाँ पे, क्यों पढ़ रहा है? मेरे को लगा वो मोनिका का आंसर है, दैट्स व्हाई आई वाज रीडिंग. मैं भी वही सोच रहा था. ठीक है, इट वाज वेरी गुड आंसर है, काफी अच्छा फ्लो, काफी अच्छा था, तो होलिस्टिक भी लग रहा था. वरुण आपने मोनिका का आंसर पढ़ा था क्या? हाँ. उसने कोई पॉइंट है उसके अंदर? You wrote very good answer. पढ़ना पड़ेगा क्या? वरुण, एक्स्ट्रा पॉइंट्स कुछ हो तो बोल दो ना उसमें, या फिर स्ट्रक्चर बोल दो, फ्लो कैसा है उसका. Sorry, I forgot. Like, I read it like Okay. half-heartedly. ठीक है, तो एक बार फटाफट पढ़ देता हूँ. According to Gramsci, hegemony is primarily based on organization of consent. Gramsci is the second most important personality in Marxism. All have genius constructive criticism of Marx of base and superstructure. Gramsci was concerned about the way communist revolution did not reappear as predicted by Marx. He told that Marx have पता नहीं यार, not emphasized enough the interpretation of culture, that is superstructure. Superstructure is not just the reflection but also as well as structure in itself. Gramsci have made three-layered structure in which state and civil society forms the part of integral state. Okay. Then civil society helps in manufacturing of the hegemony, which is making the dominant culture mass culture. For Gramsci, hegemony is primarily based on organization of countries. ये वापस repeat कर दी line. Due to civil society, workers are not able to see the nature of capitalism, and rather every capitalist and wanted to move. Yeah. This is done by organic intellectuals who help in Having domination over the intellect of worker. Intellectual of Gramsci suggests that capitalism have framed coalition with organic intellectuals and traditional intellectual in manufacturing consent. He suggests workers to form counter-hegemony and fight war of possession by having their own organic intellectuals and the fight war of maneuver. The core idea of Gramsci was fighting clutches of hegemony in favor of capitalism. However, the main concern of Gramsci was to make communism possible, which was suffering from economic determinism and monocausal explanation. ठीक है, सिविल सोसाइटी को शॉक ऑफ, हाँ सब कुछ तो कवर ही है. नेक्स्ट चल सकते. नेक्स्ट चल
Question number 8. Gramsci's notion of organic intellectual. साक्षी ने लिखा है अदिति और विजय. सिमिलर ही होगा. अदिति आप बोलोगे? ठीक है. Gramsci's notion of organic intellectuals. Gramsci was contemporary of Mussolini. In his prison books, he gave concept of integral state with civil society and economic structure and state, unlike Marx, who gave base structure as economic structure. Gramsci's state includes civil society, which acts as an instrument of dominant class and thus acts as a part of state. They try to manufacture consent, thus plays a great role in maintaining hegemony of bourgeois class. Intellectuals are deputies of dominant class, thus they play a greater role in society and also holds high degree of respect in society. Before capitalism, traditional intellectuals existed like church fathers, etc., promoting aristocracy, but once capitalist society got established, they started supporting capitalist class. After capitalism, emergence of other classes besides capitalists also came into existence, like supervisors, engineers, public servants, etc. They fulfill their different function. Thus, they played an important role in maintaining domination of hegemony class. For example, civil servants in British administration. Gramsci suggests working class to develop a coalition and have own organic individuals like technicians and supervisors. In India, Mahatma Gandhi was also considered as organic intellectual for Dalits, also Harijan hoga wo, and also Gandhian movement is called as Gramscian Gandhian movement is called as Gramscian movement for its long drawn out struggle against British hegemony. Similarly, Ambedkar also emerged as organic intellectual for Dalits. Gramsci also believes that all men are intellectual, but all do not perform role of intellectual. Some perform specific function of manufacturing consent. ये एग्जाम्पल देने की कोशिश करी थी जहाँ मैं बहुत गंदी तरीके से फेल हो गई. नेक्स्ट था Gramsci was criticized for the complex relationship he gave among different organs of state, yet he is significantly applauded for theory of crucial role played by intellectuals. ठीक है, अच्छा आंसर लिखा है. आई थिंक थोड़ा कंक्लूजन पे अपन डिस्कस कर सकते हैं. बाकियों के आंसर पढ़े हैं तुमने अदिति? तो दो आंसर और. नहीं, पीके का देख सकते हैं, वो अलग ही लिखते हैं. नहीं है यहाँ पे. साक्षी और ये दोनों ठीक लिखते हैं. इसको पढ़ लो. पढ़ दो यार इसका आंसर. The second greatest philosopher in Marxism after Karl Marx was Gramsci. He saved Marx from being determinist, though in line of through concept of organic intellectual. Karl Marx socialism was not coming on the the relevance of Marxism at that time. एक second. For Gramsci, intellectuals are a broader क्या लिखा है? broader group of social agents that include scholars, artists, writers, organizers, technical experts, administrators, bureaucrats, industrialists, politicians, etc. They form organic intellectual as they are linked in influencing the economic structure of the society, and there are organic intellectuals help the bourgeois class for establishing its hegemony of capitalist class. According to Gramsci, the intellectuals are the deputies of the bourgeois class. Even Gandhi said that the British
rule in India with the help of intellectual class called East India Company. So Gramsci believed revolution will be faster if worker class develop their own organic intellectual and expose the hand-in-hand relation of bourgeois bourgeois and intellectuals. So workers' intellectual class will be center weight and will act as first First group of people first group of people who will broke way for revolution. Even in India, Kaushi Ram, the leader of scheduled caste, suggested the concept of Bahujan Samaj. India got freedom only when Indians forced its own intellectual class इंडियन कांग्रेस होगा. in National Congress. Indian National Congress. ठीक. यार जो प्रीवियस क्वेश्चन में आदित्य ने बोला था कि महात्मा गांधी ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल फॉर दलित, डिबेटेबल नहीं है वो, मतलब अवॉइड करना चाहिए लग रहा है मेरे को. वापस रिपीट करना. गांधी हरिजन के लिए वो वाला पॉइंट कह रहे हो? हाँ हाँ हाँ. डिबेटेबल क्यों है? आई मीन उन्होंने तो conversation करी थी ना. तो शायद बिपिन चंद्रा ने बोला है शायद गांधी को. क्या बोला है? तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बता सकते हैं अकॉर्डिंग टू बिपिन चंद्रा करके. यही इसको लाने के लिए इंटेलेक्चुअल बोला है उसको, गांधी को. उसका वॉर ऑफ पोजीशन है. बाद में फिर वो क्विट इंडिया मूवमेंट, तो उसने वॉर ऑफ मैन्यूवर बोला है. नहीं, ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल बोल सकते हैं, बट ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल फॉर दलित्स बोलना पता नहीं, सही नहीं लग रहा है मेरे को. तो वैसा वो नहीं पता है कुछ. ऐसा कह रहे हो कि स्पेसिफिक हो गया. हाँ मतलब रिड्यूस. अम्बेडकर ठीक था. हाँ ठीक है, अवॉइड कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट चलो. बहुजन वाला एग्जांपल शायद सही है. हाँ, काशीराम वाला ना. Critically examine Hannah Arendt's conceptual triad of labor, work and action. इनके ने लिखा इस पे. ठीक है, ये रीड कर दो यार. मैं पढ़ लूँ क्या? ओके. ऑडिबल है ना? आवाज आ रहा है? हाँ, मस्त आ रहा है. इन हर बुक ऑन ह्यूमन, क्या है? कुछ शायद वर्ड भूल गया, ये लिखा भी नहीं, स्पेस छोड़ दी. कौन सा बुक है? ऑन ह्यूमन है क्या सिर्फ, या कुछ है? किसी को याद है? ह्यूमन कंडीशन. ठीक है ठीक है. Hannah Arendt has explained theory of action. According to her analysis, humans perform two types of actions: thinking vita contemplativa, action vita activa. Action are of three types: labor, work, action. इसमें labor means animal laboran, work is homo faber, action is zoon politikon. She has criticized Plato for his view that thinking is the most important action, while praising Marx for his notion that action is superior than thinking. In order to explain her theory, she has given the hierarchy of action. Labor, action which man has to perform as a necessity. Man do not enjoy freedom over these actions. These actions can be performed by animals also. Thus, man is not different from animals. Hence, she called man as an animal laborer. Work. It includes economic sphere as well. According to her, man acts in a group. Okay, acts in a group to perform these activities as he is not capable on its own. This action gives partial freedom to man. She describes man in this. क्या है वो यार? State of action as homo faber. ठीक है. Third है action. These are the actions which only man can perform.
In this state of action, man has full freedom. This action includes political participation. By participating in politics, man can realize themselves in the real sense. Hence, she classifies man as Zoonpolitikon. Hannah Arendt initially praised Marx for his idea that action is superior than thinking, but later on she criticized Marx for his conception that political activity is not most important. Though her theory of action, through her theory of action, she comes closer to Aristotle's views that man is political animal by nature. ये तो पहले आना चाहिए था ना. कंक्लूजन में दिया है. इसमें क्रिटिकल एग्जामिन करना था. आई थिंक इसमें क्रिटिकल कुछ दिया ही नहीं ना हन्ना अरेंड का. हन्ना अरेंड को वैसे किसी ने क्रिटिसाइज भी नहीं किया. अगर अपन देखें ना तो इसका क्रिटिक में है ही नहीं अपने पास कोई हन्ना अरेंड के लिए. है क्या, किसी को पता है क्या? ऐसे ये सपोर्ट तो सिविक रिपब्लिकनिज्म को कर रही है, तो उसको अगर करना हो किसी को क्रिटिसाइज तो कर सकते हैं. उसको कैसे क्रिटिसाइज करेंगे? रिपब्लिकनिज्म का जो है मतलब डिस्कशन और डिबेट वाला ही होने वाला है, तो उसमें शायद मार्क्सिस्ट बोलेंगे वैसे ही. वो सिर्फ अदम होगा मेरा मैं तो. मतलब क्वेश्चन में स्पेसिफिकली क्रिटिकल एग्जामिन बोला है, तो आई थिंक हमें ढूंढना पड़ेगा ना इसका क्रिटिसिज्म से. मैम के थोड़ा नोट्स elitist type में मैम करें. थोड़ा हाँ, एलिटिस्ट टाइप नहीं लग रहा मतलब. क्या नहीं लग रहा? बोलो कौन बोल रहा है? यार आई थिंक इस क्वेश्चन में मैम के नोट्स में जितना था वो तो इसमें छाप दिया है, बट अब क्रिटिकल एग्जामिनेशन करने के लिए अपने को थोड़ा पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में. तो शायद किसी को भी नहीं जो पता. ये है मतलब मेजर जो ह्यूमन कंडीशंस के बोला है कि ह्यूमन इज ह्यूमन व्हेन इज परफॉर्मिंग द थर्ड एक्शन. ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इंटेलेक्चुअल वर्क वाले को ही ह्यूमन कंडीशन बोला जाए. ये थोड़ा एलिटिस्ट वाला थोड़ा साउंड हो जाता है. मुझे मिला है एरेंट्स वर्क का क्रिटिसिज्म हाँ. एक यूनिवर्सिटी के पेज पे. तो मैं ब्रॉडली बोलती हूँ. Am I audible? हाँ, ऑडिबल. Okay. Primary amongst the critics is a reliance upon a rigid distinction between the private and public to delimit the specificity of the political realm. फिर feminist का critic है feminists have pointed out that the confinement of political to the realm outside the household वही है मतलब क्या है वो पर्सनल इज पॉलिटिकल. पर्सनल इज पॉलिटिकल. हाँ, वो लाइन्स पे. फिर मार्क्सिस्ट का है कि they have pointed to the consequences of confining matters of material distribution and economic management to the extra political realm of oikos, thereby delegitimating questions of material social justice, poverty and exploitation from political discussion and contestation. The shortcoming of this distinction in Arendt's work is जो भी है फ्रैंकफर्ट स्कूल का एक है about her distinction of political and social and its consequences. Or it may be said that Arendt's attachment to a fundamental and originary understanding of political life precisely misses the fact that politics is intrinsically concerned with the contestation of what counts as a legitimate public concern, with the practice of politics attempting to introduce new heretofore non-political issues into the realm of legitimate political concern. मैं ये ना पोस्ट कर देती हूँ. पोस्ट कर दो तो एक बार
थोड़ा और बेटर हाँ। अंडरस्टैंड होता है। हाँ हाँ चलो। फिर आई थिंक एंडिंग कंक्लूजन थोड़ा डिस्कस कर लें, पॉइंट्स हो जाएगा क्रिटिसिज्म में। कंक्लूड कैसे करोगे? कंक्लूड क्रिटिसिज्म पे ही तो करेंगे मेरे ख्याल से, तो ऑलरेडी तो इतना कंटेंट तो भर ही जाएगा पॉजिटिवली के लिए। ऐसे 20 मार्कर था वैसे ही। कौन सी ईयर में आया था? 19 में था क्या? याद है? मतलब मेरे को ये याद आ रहा है कि हमने ये क्वेश्चन पहले भी कहीं डिस्कस, तब भी अपने को क्रिटिसिज्म में पॉइंट्स नहीं थे अपने पास। हम्म। चलो पढ़ लेंगे, एक्स्ट्रा इसमें पढ़ना पड़ेगा तो आगे जब चल। जनवरी में हुआ था ये पार्ट ए, उसके पहले वाला होगा, के पहले वाले डिस्कस कर रहे थे, तब भी मेंस हम, के। हाँ तब भी हमारे पास इसको पॉइंट्स नहीं थे। उसमें देख ले एक बार, मिलेगा क्या अपने को? इसमें जो ग्रुप जो था ना 20 वाला, जस्ट हाना रन सर्च मार ले। We can add Immanuel Kant also, right? In conclusion, regarding dignity, minority, something like that. हाँ शायद बोल तो सकते हो। तो उसने सिर्फ बता दिया है कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होना चाहिए, लेकिन कैसे वो स्टैब्लिश होगा ये नहीं बताया ना। माइनॉरिटीज को राइट्स, उनके वॉइस कैसे मिलेगी ये नहीं बताया। हाँ यार, ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। आई थिंक श्रेया ने कुछ पॉइंट लिखा था। While in human action she gives no relevance to thinking, but changes the idea in each man in Jerusalem. Critical reasoning also need to ensure acts of evil are not made routine function. Thus, her deliberate democracy comes to full circle, where action through participation and reasonable debate leads to true exercise of power. Bhikkhu Parekh, only political scholar to investigate the structure of political action with such depth. Relevant to नहीं लग रहा है इससे। ये शायद प्रभाकर का आंसर है ना? हाँ प्रभाकर का। Next level come with acts of obligation, but the highest level ये भी हो गया। For Aaron, participation of citizens in political activity is of the utmost importance. When man withdraws from political sphere, consultation gives rise to totalitarian, which imperil human freedom. Like Aaron, Plato also emphasized that the penalty for not participating is to be ruled by inferior men. ठीक है, okay. Thus, Aaron revives ancient Greek ideas under tumultuous, war-ridden decades of 20th century to demand for civic action. In today's world of rising neo-fascism, strong state owing to COVID-19 pandemic and rise of the far right across the world, and ठीक है, हाँ इसने भी पूरे में सपोर्ट किया है, क्रिटिसाइज कहीं नहीं किया है। आई थिंक वही कहीं मिला नहीं था उस टाइम पे उसके को। बाकी इन दोनों के पॉइंट्स लिखते हैं सौरभ ने और श्रेया ने, बट इनके पॉइंट मुझे समझ में नहीं आए क्या रिलेवेंट है। छोड़ो छोड़ो, ठीक है, चलो आगे। Right. Next question. Comment on power is never the property of an individual.
It belongs to a group and remains in existence only so long as the group keeps together. Hannah Arendt. इसने लिखा है नेपोलियन ने और नीलेश ने, तो कोई पढ़ लो यार इसको. मैं पढ़ लेता हूँ. पावर सेंट्रल पढ़ो जी. पावर सेंट्रल कॉन्सेप्ट है येट हाईली कंटेस्टेड. कन्वेंशनल व्यू ऑफ पावर दिया है फाउंड इन मार एंड वेबर हु एसोसिएट पावर विद institutions of state, dominance and subordinance, coercive activity. Hannah Arendt gives phenomenal view. Power belongs not to individual but to collectivity. Individual possess strength, not power. Power not a property as it can't be possessed. Power sui generis emerges from power come together and disappear in personal sphere, hence not a property of individual but emerges when act in concert. Power should not be confused with force. Force belongs to natural world and power to social world. Not to be confused with authority which requires legitimacy, not to be confused with violence which is end of power. Violence belongs to state and power rests with people. Even in darkest of time, we have right to expect some illumination in our book Men in Dark Times. यार ऐसे क्वेश्चन में हम बाकी स्कॉलर्स को कितना डाल सकते हैं, मतलब क्योंकि बहुत सारे व्यू पॉइंट है, फूकोल्ट का भी है, कितना डाल सकते हैं मतलब? मार्क्स पे डिपेंड करेगा. तो 10 मार्कर ये 10 मार्कर है. अच्छा, तो 10 मार्कर में नहीं डालना चाहिए ना, मतलब या कुछ भी नहीं डालना, 1-2 पैराग्राफ? इसका खुद का कंटेंट ही हो जाएगा 10 मार्कर्स में. तो अगर 15 मार्कर वगैरह है तो फिर थोड़ा वर्ड लिमिट कर सकते हैं. अगर ज्यादा मार्क्स का आता है तो क्या क्या डालते हैं? पावर में पोस्ट मॉडर्निस्ट व्यू पॉइंट भी है ना, वो फूकोल्ट वाला. वीन्स पावर फ्लोज थ्रू वीन्स लाइक ब्लड इन कैपिलरी, जैसा कुछ था. थ्रू आउट द सोसाइटी. प्लूरलिस्ट वाला डिबेट भी है वो शायद ना. डिसेंट्रलाइज पावर के बारे में. एक इलाइटिव थ्योरी ऑफ पावर भी है, रॉबर्ट मिशेल्स का, एंड सी राइट मिल्स. प्लूरलिस्ट वाला डाल सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग्स में जा रहा है. इलीटिस्ट वाला में भी क्रिटिसिज्म या एक्स्ट्रा. रॉबर्ट द हल. करेक्ट, रॉबर्ट हल का पॉलीआर्की वाला है, रूल ऑफ मैनी. ठीक है. वो पावर को ने अथॉरिटी बोला है. क्या कह रहे हो? वो जो पावर का जो था पॉलीआर्की वाला, वो सबको शायद हैना अरेंट ने उसको अथॉरिटी बोला है. कंट्रास्ट में अपन बता सकते हैं शायद, जिस चीज में हैना अरेंट ने कुछ और बोला है, दूसरे स्कॉलर ने कुछ और बोला है. टर्मिनोलॉजी अलग है बस. ठीक है, नेक्स्ट चल लो फिर. कुछ ही नेक्स्ट कल कर ले क्या? कल भी तो 8 है ना, तो 8 और बाकी के तो 10 कल कर देते हैं. आज 10. हाँ ठीक है. एक कर लेते वैसे. कितने कल बाकी कर ले. दो ही दो बचे ही बाकी है ना. 11 और 12 कल यार से वैसे 8.
12th क्वेश्चन है ना, ये मैंने बहुत घटिया लिखा है, तो इफ पॉसिबल कोई और लिख दो यार। तो कल तक और आंसर्स आ जाएंगे। यार आपने ना वो फॉर्म नहीं था, उसमें क्वेश्चन डाला था ना, तो किसी ने तो लिखा होगा अच्छा आंसर। अच्छा फॉर्म में था क्या? हाँ ये सही बोल रहे हो, फॉर्म अरे में था लेकिन ये। उसमें आंसर तो उसमें बस वो 30-40 लोगों ने जो फॉर्म भरा है ना, उसमें से किसी एक आध मतलब 2-3 लोगों ने उसमें ठीक भरा है, बाकी सबने उसमें वो चलता फिरता भरा है अंदर। कर लेंगे, मतलब कोई और लिख लेना कल तक यार, ठीक है। बाकी यार काफी लोग नहीं लिख रहे हैं, क्या करना है उनका? कर देंगे, डिलीट कर देंगे आज रात को, या फिर कल तक कर लेते हैं, कल वेट करते हैं। अभी WPT खत्म हो रहा है ना कल। वो फिर लिस्ट भी रैशनलाइज करना पड़ेगा, नहीं तो वही हो रहा है कि नहीं लिखने वालों के पास जा रहे हैं तो फिर नहीं लिख रहे, तो फिर मतलब ही क्या निकल। हटा देंगे यार, एक नोटिस कर लो कौन कौन है, नाम बोल दो, संजय को मेरे को, डिलीट कर देंगे। चलो फिर करते हैं ना वाइंड अप आज का। ठीक है ठीक है ठीक है। थैंक यू। थैंक यू।